नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, देश के और 4 राज्यों में चुनाव, जबरदस्त चर्चा है उसको लेकर। देश में भी, देश के विदेश और विदेशों में भी, पत्रकारों में भी उसको लेकर चर्चा है, एकेडमिशियन हिस्टोरियंस में भी उसको लेकर चर्चा है। इन चुनाव का मतलब क्या है? ये चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए कितने मायने हैं और इसके अलावा इसके और गहरे निहितार्थ क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती 5 साल शासन में रहने के बाद भी? क्यों उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई? समाजवादी पार्टी क्यों जीतने में नाकाम रही? और वो भारतीय जनता पार्टी जो 2017 के बाद तकरीबन 10 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना पाई या बहुमत का आंकड़ा नहीं ला पाई, उसके अचानक इतनी बड़ी महामारी, बड़े आर्थिक संकट और बेरोजगारी के बावजूद भी 4 राज्यों में इतनी बड़ी जीत के क्या मायने हैं? उसमें भी सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश पे रही। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? इसी पे हम करेंगे आज चर्चा। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, जो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विद्वान के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी की, जो इस वक्त सीधे बॉस्टन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां सॉल गोल्डमैन प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड सोशल साइंसेज एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी। लगातार आप इंडियन एक्सप्रेस के लिखते रहते हैं कॉलम। ये जो आपका कॉलम है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है। इसमें आपने चिंता जताई है कि दरअसल लोकतंत्र, आपने इशारा किया एक तरीके से लोकतंत्र को खतरा है। अगर लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल जनता के मैंडेट से जीत कर आती है, बहुमत लेकर आती है, तो फिर उस पर ऐसी टिप्पणी क्यों? तो देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो चुनावी स्वरूप, उससे कह लीजिए आप चुनावी लोकतंत्र, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और दूसरा संवैधानिक स्वरूप, जिसको आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। दो चुनावों के बीच जो सरकार चलती है, वो 5 साल के लिए, वो उसके सामने 2 इम्पेरेटिव्स होते हैं। 2 तरह की उनको दो तरह के कंसिडरेशंस होते हैं जी। एक ये कि बहुमत जो लेके आए हैं, जिन मुद्दों पे कैंपेन किया है, उनको पॉलिसी में और गवर्नेंस में कैसे बदलना है। ठीक है, अब जब पॉलिसी बनाएंगे, आप सरकार बनाएंगे, तो लेजिस्लेशन के लिए आप जाएंगे असेंबली में, तो कैसे कानून बनाने हैं और कैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, वो उसका एक कनेक्शन होता है कि आप किन मुद्दों से लड़के जीत के आए। ये तो होगा लोकतंत्र का चुनावी स्वरूप। संवैधानिक स्वरूप लोकतंत्र का ये होता है कि भाई, एक चुनाव के अलावा भी बहुत सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं, और उस संविधान में माइनॉरिटी राइट्स की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की गई है। तो क्या हम इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं, हमारा भारत का लोकतंत्र इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि जो बहुमत और कैंपेन के बेसिस पे जो कानून बनेंगे और या गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी, जो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने 80 वर्सेस 20 कैंपेन किया है, अगर आपने अली वर्सेस बजरंग बली कैंपेन किया है, अगर आपने ये कहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मतलब सबसे बड़ी नहीं, एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी नहीं, एक बड़ी समस्या जो आपके एडवर्सरी अखिलेश यादव ने क्रिएट की थी जब वो सरकार में थे, क्या किया था उन्होंने मुसलमानों की सेमेट्री में दीवारें बनाई थी, जिससे सेमेट्री सुरक्षित हो जाए। जी।
ठीक है, जो कब्रें हैं वो सुरक्षित तरीके से वहां बनी रहें, हैं? तो अगर आप इन सब इश्यूज के बेसिस पे अगर आप कानून बनाएंगे तो आप एंटी माइनॉरिटी डायरेक्शन में चले जाएंगे, और माइनॉरिटी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। और अगर आप क्रिटिसिज्म जो है आपकी सरकार का, उसका वो जो डिसेंटर्स हैं आप उनको टारगेट करेंगे कानून के थ्रू, तो वो भी जो है वो संविधान के विरुद्ध चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि चुनावी लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र में झगड़ा हो सकता है, में टक्कर हो सकती है, ये मैं कहना चाह रहा हूं उसमें। और इसका और ये टक्कर जो है वो इस बेसिस पे होगी कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं अब वो कह रहे हैं कि हम इन इश्यूज पे कैंपेन करके जीत के आए हैं, अब हमको उस तरह के कानून बनाने हैं। ये प्रॉब्लम है। ये जो चुनावी लोकतंत्र है, ये निकलता तो संवैधानिक लोकतंत्र से ही है। भारत का संविधान के हिसाब से ही चुनाव हुए हैं। और अगर वो भारत के चुनाव के हिसाब से हुए हैं, और अगर उसमें योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं और मेजॉरिटी जनता उसको पसंद करती या नहीं पसंद करती, लेकिन उसमें वोट देती है, तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध में कैसे हो सकता है? तो लोकतंत्र में सॉरी, बोलिए प्लीज आपका देखिए, ऐसा है, चुनाव हमारे संविधान के हिसाब से चुनाव के बेसिस पर ही सरकार बन सकती है, तो संवैधानिक बात, बिल्कुल सही बात। चुनाव में जिसका बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा, ठीक है। लेकिन उस चुनाव के कुछ मुद्दे, वो बिल्कुल संवैधानिक बात है, लेकिन उस चुनाव के मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो असंवैधानिक हो। ये प्रॉब्लम है ना। किन मुद्दों पे कैंपेन हुआ है, किन मुद्दों पे झगड़े हुए हैं, वो मुद्दे जो हैं, election itself is a constitutional necessity. Election is not unconstitutional. But the issues on which election campaigns have been run, the issues might take you into an unconstitutional direction. ये paradox emerge हो रहा है, ये contradiction emerge हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। इलेक्टोरल वाइब्रेंसी बहुत है, बहुत ही सशक्त चुनावी लोकतंत्र बन चुका है अभी इसमें। लेकिन जिन मुद्दों से इसको शक्ति मिल रही है अब, 1952 में नहीं, 1957 नहीं, जिन मुद्दों से चुनावी शक्ति और चुनावी लोकतंत्र को शक्ति मिली थी तब, और जिन मुद्दों से चुनावी लोकतंत्र को शक्ति मिल रही है अब, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुद्दों की बात है, इलेक्शन की बात नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि मुद्दों की बात है, इलेक्शन की बात नहीं। क्या ये एबरेशन बीजेपी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है? क्योंकि अगर आप अतीत में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानों के मामले को माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया संसद के जरिए, या जिस तरीके से उनकी सरकार ने जो राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, तो उसको भी तो एबरेशन कहेंगे। क्यों बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए? नहीं, देखिए, वो शाहबानो केस में वो उसका एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर न्यायपालिका का जजमेंट सरकार को पसंद नहीं है, तो स्पेशल मेजॉरिटी या सुपर मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से संसद सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को और जजमेंट को इनवैलिडेट कर सकता है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई। उसमें आप उसे पॉलिटिकली कह सकते हैं वो गलत था, ये आप कह सकते हैं कि आपकी राजनीति के हिसाब से वो माइनॉरिटी अपीजमेंट था, आप कह सकते हैं, ठीक है। वो तो पॉलिटिकल बात है। कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसद की स्पेशल मेजॉरिटी से आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इनवैलिडेट कर सकते हैं, ये संविधान में हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। ताला खोलने की बात भी जो है,
ताला खोलना की बात जो है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, उसमें पॉलिटिकल इशू है। ताला खोलना चाहिए था कि नहीं खोलना चाहिए था, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उस समय खोलना चाहिए था या उससे पहले खोलना चाहिए था या नहीं खोलना था या खोलना बाद में था, ये सारे राजनीतिक सवाल हैं, इसमें कोई संवैधानिक इशू नहीं है। राइट। तो बीजेपी, देखिए बीजेपी अगर हिंदू में जो एक और तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं हम, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाउड नहीं है। अलाउड वो हिंदू में, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट चली जाएगी। ये प्रॉब्लम है सारी, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर माइनॉरिटी, जो अंबेडकर ने कहा, जब जिन्ना साहब ने ये कहा कि हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहे होंगे, तो अंबेडकर का जवाब बिल्कुल साफ था, माइनॉरिटी राइट्स हम संविधान के माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे। जी। तो अगर हिंदू मेजॉरिटी है इस मुल्क की, तो हिंदू मेजॉरिटी मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं बन सकती, क्योंकि हम माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट जाएंगे। ये अंबेडकर का जवाब था जिन्ना को, जो जिन्ना को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है। तो अच्छा, जिस तरह से हिंदुस्तान का लोकतंत्र चला है, रायट्स होते थे, लेकिन गवर्नमेंट, टॉप ऑफ द गवर्नमेंट की जो सबसे टॉप एशेलॉन्स हुआ करते थे, जहां पॉलिसी बनती थी, जो सबसे जो हमारी जो संसद थी, वहां पे हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को कभी भी हाईएस्ट पेडेस्टल पे नहीं बिठाया गया, कभी भी नहीं। राइट्स होते रहते, असुरक्षा हो सकती थी, लेकिन टॉप लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टॉप इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस, वहां पे हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को कभी भी जगह नहीं दी गई। 1998 में पहली बार हुआ था, लेकिन 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार वो हिंदू नेशनलिस्ट सरकार थी, कोलिशन सरकार थी, लेकिन हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट वाजपेयी जी बोलते रहे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं बनने दिया, वाजपेयी जी ने। तो ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। ये एक नया मोड़ है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, और ये मोड़ जो है वो चुनावी लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र में टेंशंस पैदा कर रहा है। आपने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। आपकी बात से ऐसा लगता है जैसे कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है वो एक तरीके से माफ नहीं किया, बल्कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप दोष नहीं दे रहे हैं, आप उनको बहुत करीने से कह रहे थे कि उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का एक तरीके से विरोध किया, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। तो आप मोदी और वाजपेयी को अलग अलग कर रहे हैं, जबकि दोनों की विचारधारा एक है। यह भी तो कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की बात नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, वो उनके पास कोएलिशन की गवर्नमेंट थी, तो उनकी मजबूरी थी। अगर उनके पास भी बहुमत होता तो शायद उनकी सरकार भी उसी तरीके से बिहेव करती जैसे आज 2014 के बाद से मोदी की सरकार बिहेव कर रही है। राम जन्मभूमि मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू राष्ट्रवाद का मूवमेंट रहा है इस स्वतंत्र भारत में, वाजपेयी जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। और एक बहुत फेमस ऐसे है, बहुत ही फेमस इंटरव्यू है, धर्मयुग एक मैगजीन हुआ करती थी, उसमें उन्होंने बहुत फेमस इंटरव्यू दिया था, जिसकी जो मेरी परमानेंट फाइल्स में है, मेरे अडवाणी जी से मतभेद हैं। और उसके लास्ट पैराग्राफ आपको मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये कहा था उन्होंने, अगर हिंदू राष्ट्रवाद जो हमारी आइडियोलॉजी बनी हुई थी, जो अब नहीं है, उन्होंने कहा था गांधीयन सोशलिज्म आइडियोलॉजी बन गई थी 1980, बीजेपी जब बनी थी। जब भारतीय जनसंघ खत्म हुई, बीजेपी बनी, तो उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन प्रपोज किया था वो था गांधीयन सोशलिज्म। उसमें कुछ हिंदू एलिमेंट्स थे, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद को नहीं कह रहे थे वो, कि हमारा गाइडिंग आइडियोलॉजी है वो। ठीक है। और उन्होंने अयोध्या मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया था, अयोध्या मूवमेंट के साथ नहीं गए थे वो, राइट।
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये डायरेक्शन, इसका एंड जो होगा वो जो हम देख रहे हैं अब उस तरह से होगा। ये उनका पर्सपेक्टिव था। ये उन्होंने सोचा उस दिशा में हिंदुस्तान को नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा उसे, जैसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा हिंदूनेस आना चाहिए स्टेट क्राफ्ट में। स्टेट क्राफ्ट में थोड़ा हिंदूनेस आना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद गाइडिंग आइडियोलॉजी स्टेट की नहीं हो सकती। इसमें फर्क होता है। इसीलिए उनको कहा जाता है वो मॉडरेट हिंदू नेशनलिस्ट थे। वो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट नहीं थे, वो राइट ऑफ सेंटर हिंदू नेशनलिस्ट थे। क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद गाइडिंग प्रिंसिपल हिंदुस्तान के स्टेट का, इंडियन स्टेट का नहीं हो सकता। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। जो भी उन्होंने कहा 1960 और 70s में, 1980 के बाद डाउट नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू राष्ट्रवाद से सरकार नहीं चलाना चाहते थे। थोड़ी हिंदूनेस होनी चाहिए, उसमें थोड़ा हिंदू कल्चर आ जाना चाहिए। इसमें ये वो चाहते थे। प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं और मैं अपने आप को इस सवाल को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी याद पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा फेमस भाषण दिया था, अब हिंदू मार नहीं खाएगा, और उसमें जो बातें की थी वो उस जमाने के हिसाब से भी काफी रेट्रोग्रेसिव मानी गई थी। और तो क्यों ना यह माना जाए कि गांधी जी की हत्या के बाद से जिस तरीके से आरएसएस और जिस तरीके से जनसंघ एक तरीके से उनके पर शक हुआ था, जिस तरीके से डिस्क्रेडिट वो हुए थे, तो ये आइडियोलॉजी का एक तरीके से डिसेप्शन था रेस्पेक्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी उस डिसेप्शन का हिस्सा थे। वो कैमोफ्लाज हो गए आरएसएस के आइडियोलॉजी को, क्योंकि तब वो अगर इस तरीके की कोई बातें कहते तो वो विचारधारा भी डिस्क्रेडिटेड होती, पार्टी का विस्तार भी नहीं होता और पार्टी आगे नहीं बढ़ती। तो उनका इस्तेमाल क्योंकि उन्होंने कभी अपनी विचारधारा को डिसोन नहीं किया, उन्होंने कभी गोलवलकर को डिसोन नहीं किया, उन्होंने कभी हेडगेवार को डिसोन नहीं किया, उन्होंने कभी सावरकर को डिसोन नहीं किया। So he was a camouflage for the ideological core of the BJP and the RSS, and इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि जब गुजरात का दंगा हुआ तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में कुछ इंटरनल टेंशन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जैसे अगर आप विनय सीतापति की एनालिसिस देखें, जुगलबंदी, जिसमें अडवाणी वाजपेयी की रिलेशनशिप एनालाइज की गई है, वाजपेयी और आरएसएस की रिलेशनशिप भी एनालाइज की गई है, दोनों, राइट। तो उस किताब में भी बात ये साफ हो जाती है कि आरएसएस को भी अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत परेशानी हो गई थी 98, 99, 2000 तक। और उनको लग रहा था कि वो आइडियोलॉजिकली प्योर डायरेक्शन जो है उससे वो डिविएट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी में उनका विश्वास खत्म हो चुका है। उन्होंने पंजिम में जो स्पीच दी थी उससे बचा लिया था मोदी जी को, ये सबको मालूम है, क्योंकि वो यही टेंशन है, उस पार्टी में थे जहां पे उनको, मतलब अगर वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलते पंजिम में तो शायद पार्टी का विभाजन हो जाता। तो पार्टी को बनाए रखने के लिए उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया, लेकिन मोदी जी का क्रिटिसिज्म किया है 2002 के दंगों के लिए, वो बात बिल्कुल साफ है, उस किताब में भी है। और उनसे ये कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, ये जो बात थी वो क्रिटिसिज्म थी। तो टेंशन है, टेंशन है, जरूर। मेरा कहना यह है कि ये एक डिसेप्शन भी तो हो सकता है, क्योंकि गुजरात दंगों की बात से नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जबरदस्त तरीके से भारत की आलोचना हुई। वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और वो सरकार गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। तो क्या वो आइडियोलॉजिकल डिसेप्शन नहीं था, टैक्टिकल रिट्रीट नहीं थी वाजपेयी के लिए? क्योंकि वाजपेयी समझ रहे थे कि अगर आज की तारीख में अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे ओपनली तो उनकी अपनी सरकार का बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि, लेकिन अब मैं डिसेप्शन आसानी से नहीं इस्तेमाल करूंगा कॉन्सेप्ट यहाँ, वर्ड, क्योंकि ये लग रहा है जो भी जिन स्कॉलर्स ने अटल बिहारी वाजपेयी को स्टडी किया है, उनका विश्लेषण ये है कि
अटल बिहारी वाजपेयी 60-70s में जो कुछ भी कहते थे, वो उनका अर्ली करियर था, और 1980 के बाद उनका एक मैच्योर करियर, पॉलिटिकल करियर बना। और ये दोनों फेजेस उनके राजनीतिक जीवन के एक जैसे नहीं है। तो जैसे पॉलिटिकल एवोल्यूशन होता है लोगों का, जैसे जब आप 30 साल के पॉलिटिशियन होते हैं तब एक तरह की बात करते हैं, और 50 साल के पॉलिटिशियन दूसरी तरह की बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रिसेप्शन है, और या आप कह सकते हैं आपका एवोल्यूशन हुआ है, कि आपका उस दिशा में विकास हुआ है। तो मुझे विनय सीतापति का जो जजमेंट है वो बेहतर लगता है। उसमें डिसेप्शन नहीं है, उनका उस तरह का विकास, राजनीतिक विकास उस दिशा में हुआ था। तो अच्छा ये टेंशन बना रहेगा, इसीलिए उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया फाइनली पंजिम में जाके। पहले क्रिटिसाइज किया कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, और फिर जाके पंजिम में सपोर्ट कर दिया उनको। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो थी उस जमाने की हिंदू नेशनलिज्म की, वो अब नहीं है। आप कह सकते हैं अब नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन ये बात इसलिए मेरे ख्याल से सही नहीं होगी क्योंकि उनका 80 के ऑनवर्ड जो भी, जिन लोगों ने भी उनको एनालाइज किया है, ये कहा है कि उनका जेन्युइन पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, इसमें डिसेप्शन की बात नहीं है। उस दिशा में उनकी राजनीति गई। प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री होते हुए, क्योंकि मेरा मानना ये कि किसी भी व्यक्ति का इतिहास में आकलन उसकी विचारधारा के आधार पर होना चाहिए, और जो उनकी विचारधारा थी वो आरएसएस की कोर विचारधारा थी, और उसी विचारधारा से मोदी भी आते हैं, उसी विचारधारा से योगी भी आते हैं, उसी से आडवाणी और और अशोक सिंघल भी आते हैं, उसी से गोलवालकर भी आते हैं। अब इसको किनारे रख देते हैं। अगर हम आज की जो पॉलिटिक्स है, जो चुनाव हुआ, अगर उस पर हम बातचीत को लेके आते हैं, तो उस बातचीत में, इस चुनाव में ये चीज बहुत साफ तौर पर देखने को मिली है कि जो सीएसडीएस लोकनीति का जो लेटेस्ट पोस्ट पोल सर्वे आया है, उसमें लगभग 85 to 90% अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट किया है। 80% मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। यादव ने भी समाजवादी पार्टी को लगभग 80% के आसपास वोट किया है। तो यह दर्शाता है कि अपर कास्ट, ये चुनाव अपर कास्ट और जो अपने डोमिनेंस को बीजेपी के थ्रू बचाने के लिए उनके साथ जुड़ा रहा। इसीलिए महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा हो, ये ओवर आर्चिंग इशू नहीं बन पाया, और इसके आधार पे योगी सरकार का मूल्यांकन नहीं। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, ये सही है कि अपर कास्ट 80% वोट अपर कास्ट का, तीनों अपर कास्ट का बीजेपी को मिला है। ये बात सही है। ये बात भी सही है कि मुसलमान और यादव 80% से ऊपर उन्होंने वोट दिया है एसपी को। ये भी सही है। लेकिन नॉन जाटव एससी और नॉन यादव ओबीसी, जिसको हम लोअर ओबीसी कभी कभी बोलते हैं, कुर्मी और पासी, ये सब जो है ना, और पासी किस में आते हैं कभी क्लियर नहीं है। पासी नॉन जाटव एससी में आते हैं, ठीक है। नॉन जाटव एससी में पासी आते हैं। तो सिर्फ अपर कास्ट की बेसिस पे तो कोई आ नहीं सकता पावर में, ठीक है। क्योंकि अपर कास्ट, यूपी को हम लोग कहते थे यूपी इज 20-20-20-40। क्यों कहते थे? 20% अपर कास्ट, 20% मुसलमान, 20% दलित और 40% ओबीसी। हम लोग कहते थे इस जो मोटे अगर आप कैटेगरीज बनाएं, एग्रीगेट कैटेगरीज बनाएं, तो 20-20-20-40 बैठता था। तो 20% के बेसिस पे अगर आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलना है तो आप नहीं आ सकते पावर में। अगर आपको अपर कास्ट का वोट मिलना है तो आप नहीं आ सकते पावर में। अगर आपको सिर्फ जाटा वोट मिलना है तो आप नहीं आ सकते पावर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है कि ओबीसी वोट कहां जाएगा। देखा, 20-20-20, ये 40 कहां, ये 40 कैसे बटेंगे? तो ये 40, इसमें से यादव बैठते हैं करीब 10-11%, 10-11-12, मतलब एस्टिमेट है क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। तो एस्टिमेट, सही एस्टिमेट सबको मालूम है, हर राजनीतिक शास्त्री और हर राजनीतिक एक्टिविस्ट को मालूम है कि ये 11 से 12 ही। उसके बाद बचे 28%। 28% ओबीसी आपके जो हैं वो कहां जाएंगे, और 8% आपके एससी कहां जाएंगे। जाटव भी 10-11-12% बैठते हैं।
तो नॉन जाटव एससी और नॉन यादव ओबीसी को भी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है। लगभग अगर आप कहें कि 80% यूपी हिंदू है, तो जो 41.5% जो वोट मिला है बीजेपी को, इसका मतलब है आधे हिंदुओं ने उनको वोट दे दिया जी। ये होना शुरू हुआ है 2017 से ही, उससे पहले नहीं था ये। उससे पहले ये कभी नहीं था कि आधे हिंदुओं ने, अगर नेशनल लेवल पे भी बात सही हो 2019 में आई थी, 45% हिंदुओं ने नेशनल लेवल पे भी वोट दे दिया था बीजेपी को। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि अपर कास्ट वोट है सिर्फ ये क्रॉस कास्ट अलायंस बना दिया है बीजेपी ने, जो बना 2017 में, कंटिन्यू किया 2019 में, और अब फिर वो थोड़ी सी वीकर फॉर्म में आया। उतना बड़ा नहीं था जितना 2019 में बना था। 2019 में बीजेपी का वोट यूपी में करीब 48% था। ठीक है, तो बीजेपी को वोट वैसे भी नेशनल इलेक्शन में ज्यादा मिलता है, स्टेट इलेक्शन में कम मिलता है, ये तो बात एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये इशू ये था कि ये 40 से नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, 35 के आसपास आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ये 35 के आसपास आ जाते तो ये हार जाते। ये जो डिफरेंस हुआ है, ये 40 से ऊपर अगर आपको वोट मिलेगा किसी स्टेट का, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आप जीतेंगे, ये बात पक्की है। तो जो सीएसडीएस का वोट ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि अपर कास्ट की वजह से ही जीते हैं, वो ये कह रहा है कि अलायंस डेवलप हुआ है अपर कास्ट, नॉन जाटव एससी और नॉन यादव ओबीसी का, तब इनको जाके 41.5% वोट मिला है। ये इसके एनालिसिस है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा पहलू भी अगर हम बात कर ले, क्योंकि 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक तरीके से 3 धाराएं निकली। एक हिंदुत्व की धारा थी, दूसरा मंडल की धारा थी, ओबीसी पॉलिटिक्स की थी, और तीसरी दलित पॉलिटिक्स थी। और यह माना जा रहा था कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को मंडल और दलित की पॉलिटिक्स ये काउंटर किए हुए, न्यूट्रलाइज किए हुए है, इसको बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए बीजेपी को कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, और लंबे समय तक वो पॉलिटिक्स या पावर से बाहर रहे। उनको मायावती को सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। अब क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जो ओबीसी फोर्स थी, जो दलित फोर्स थी, जो हिंदुत्व की फोर्स को रोके हुए थी, वो कमजोर पड़ती जा रही है, और मंडल की जो ताकत है, या जो मंडल के ओबीसी जो ओबीसी तबका है, वो धीरे धीरे हिंदुआइज होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूपी पॉलिटिक्स टुडे, और वो और जगह भी जाएगा, ये ट्रैवल और जगह भी करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश इस वक्त बीजेपी के पावर का फाउंडेशन है। द फाउंडेशन ऑफ बीजेपी's national power is Uttar Pradesh today. It started in Gujarat, but Uttar Pradesh is the new Gujarat. But you can say Uttar Pradesh is 3.5 times, more than 3 times bigger than Gujarat. So Uttar Pradesh is in a different category altogether. For Uttar Pradesh to become a Gujarat is a massive development. तब उसमें आप जो इसका हम लोग जो लोग सर्वे करते हैं, वो कैसे इसको आंसर करें? आपके सवाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया है कि मंडल पॉलिटिक्स वीकन हो गई है, दलित पॉलिटिक्स वीकन हो गई है, और कुछ दलित सेगमेंट्स और कुछ ओबीसी सेगमेंट्स, कुछ दलित सेगमेंट्स और कुछ ओबीसी सेगमेंट्स वो जाके अपर कास्ट से जुड़ गए हैं। इसमें एक वजह तो है ही कि ये जो बेनिफिट स्कीम्स जो मोदी जी की आई, ये सिर्फ हिंदू नेशनलिज्म का खेल नहीं है। ये हिंदू नेशनलिज्म का खेल नहीं है, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म को इग्नोर नहीं किया जाता। हिंदू नेशनलिज्म गाइडिंग आइडियोलॉजी है, लेकिन उसको ये हिंदू नेशनलिज्म प्लस बात बन गई है। और जो प्लस जो है इसमें, वो बेनिफिट्स ने बहुत बड़ा काम किया है। इस सरकार के लिए सपोर्ट लाना ओबीसी से और लोअर ओबीसी से और नॉन जाटव दलित से जो सपोर्ट आई है, उसमें बेनिफिट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बात साफ नहीं है। बेनिफिट्स के जो बीजेपी, जो हिंदू नेशनलिज्म प्लस की बात हो रही है, वो है हिंदू नेशनलिज्म प्लस बेनिफिट्स।
ये जो स्कीम्स चलाई हैं मोदी जी ने, और जो स्कीम चलाई है योगी आदित्यनाथ ने, मोदी जी की ज्यादातर स्कीम्स हैं वो, ये स्कीम्स जो हैं, ये इसका जो लाभार्थी शब्द जो आया है, ये जो नया कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आया है, ये बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग लोअर ओबीसी है और नॉन जाटव एससी है, क्योंकि जाटवों के साथ जो और दलित थे, पासी वगैरह, उनके इंटरनल टेंशन्स थे, यादवों के इंटरनल टेंशन्स कुर्मी से थे और उससे थे, तो वो प्रायर टेंशन जरूर थे। वो मंडल से वो मंडल ने उन्हें एक ही छतरी के अंदर ले आए थे, वो मंडल पॉलिटिक्स में, वो छतरी अब टूट गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है कि ये जो ओबीसी जातियां हैं अदर देन यादव जातियां, ये बीजेपी के साथ या हिंदुत्ववादी ताकत के साथ इसलिए जुड़ी हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या वो हिंदुत्ववादी हो गए हैं? ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन ये फ्यूज होते चले जा रही हैं दोनों चीजें, ये फ्यूज होने लगी हैं। फ्यूज होने लगी, मतलब उनको उनकी जो हिंदू आइडेंटिटी में वो मर्ज होने लगे, ये आप कहना चाहिए। मर्ज होने लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये जो मेरा सवाल है, इसका कारण क्या है? किसकी ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसका जवाब अभी तक हम लोग नहीं दे पाए हैं, स्कॉलर्स अभी नहीं दे पाए हैं इसका जवाब। ये जो आपने सवाल पूछा है, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पॉलिटिक्स में यही है, और शायद और जगह भी जाएगा और प्रदेशों में भी जाएगा। इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो सर्वे कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी ये सवाल इसका जवाब हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें देना पड़ेगा। वेरी सून वील हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब but we don't have a good answer as a scholarly community yet. Now, योगी आदित्यनाथ का जो उदय हुआ है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उसको आप कैसे देखते हैं? लेट मी पुट द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक जमाना था जब जनसंघ के पास बलराज मधोक जैसा बहुत तेज नेता था, जो पूरी आइडियोलॉजिकली कमिटेड थे, लेकिन उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अटल जी आए, अटल के बाद अटल मॉडरेट थे, लाल कृष्ण आडवाणी आए, आडवाणी को हार्डलाइनर माना गया, फिर आडवाणी को मॉडरेट माना गया, और मोदी जो है वो हार्डलाइनर हो गए। अब की तारीख में क्या मोदी और योगी दोनों ही हार्डलाइनर हैं, या योगी अब मॉडरेट, मोदी को अब मॉडरेट माना जाएगा और योगी को हार्डलाइनर माना जाएगा? अगर ये हाँ, तो योगी के दोनों हार्डलाइनर हैं। तो एक भगवा वस्त्रधारी, एक पीठाधीश्वर, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इमर्ज करता है, तो उसके इमर्जेंस को आप कैसे देखते हैं? कम से कम मोदी भगवाधारी नहीं है, कम से कम मोदी किसी पीठाधीश्वर नहीं है, मोदी एक हार्डकोर पॉलिटिकल आदमी है। सिंबॉलिक रूप से भगवाधारी योगी जी सिंबॉलिक रूप से मोदी जी से डिफरेंट हैं, लेकिन कोर आइडियोलॉजी वही है। कोर आइडियोलॉजी, अच्छा, मोदी जी नहीं कहते कि मोदी अब नहीं कहते, पहले कहते थे गुजरात में, ये कब्रिस्तान में आपने दीवारें बना दी हैं, इस तरह की बात, हम 5 हमारे 25, जो मोदी जी गुजरात में कहते थे, जिस तरह की भाषा, मोदी जी भगवाधारी कभी नहीं थे, लेकिन जिस तरह का डिस्कोर्स था उनका, वो डिस्कोर्स योगी जी का है। आप उत्तर प्रदेश में मोदी जी कहते थे हम 5 हमारे 25, मोदी जी कहते थे कब्रिस्तान में बात करते थे। मोदी जी जिस तरह से 80-20 तो नहीं बोला, क्यों 80-20 वहां फिट नहीं होता ना, बट वो कब्रिस्तान और शमशान की बात मोदी जी भी करते थे। वो कपड़ों से भी पहचान लेते हैं। हाँ, कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो उनका जो पॉलिटिकल इडियम है वो डिफरेंट है इस वक्त, लेकिन कोर आइडियोलॉजी सिमिलर है। पॉलिटिकल इडियम, फ्रेजियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन कोर आइडियोलॉजी सिमिलर है। और जो फ्रेजियोलॉजी जो है योगी जी की, वो गुजरात में जब मोदी जी कैंपेन करते थे, उस गुजरात की फ्रेजियोलॉजी, और योगी जी गुजरात के कैंपेन की मोदी जी की फ्रेजियोलॉजी, और यूपी के कैंपेन की योगी आदित्यनाथ की फ्रेजियोलॉजी बहुत कॉमन है। वो
मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जिन्होंने जिस तरह से उनकी शब्दावली बनी है उसमें गुजरात जैसा तीखापन नहीं है, लेकिन हिंट है, हिंट होती रहती है, राइट। हिंट के कपड़ों से पहचान लिया, या ये बात हो गई। ये बात जब लिंचिंग की बात हुई तब उन्होंने कभी इसे क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी कभी बिल्कुल ही इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया, लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये उसी तरीके की जुगलबंदी बन रही है कि जो वाजपेयी में तो हिंट होता है, आडवाणी में क्रूडनेस आती है, मोदी में तो हिंट दिखाई पड़ता है 2014 के पास, और योगी में क्रूडनेस दिखाई पड़ती है? कोर सबका नहीं, एक वो नहीं, राइट। आई थिंक मेरा तो प्रपोजल जो आप नहीं मान रहे हैं, जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं, कि वाजपेयी 1 और वाजपेयी 2 में फर्क है। वाजपेयी 1 60 से 80 तक के लगा लीजिए, वाजपेयी 2 80 से 2004 तक के, नहीं, उसमें फर्क है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही उसी तरह की जुगलबंदी है। मेरे हिसाब से मोदी जी राइट विंग, हार्डकोर राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिशियन हैं। उनके फ्रेजेस बदल गए हैं, उनकी शब्दावली बदल गई है प्राइम मिनिस्टर होने के बाद। कब वो चुप रहते हैं, कब वो बोलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के हिसाब से तय होता है। कब उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकली बोलना है और कब देश के नेता के हिसाब से बोलना है, वो सब तय होता है, उनके दिमाग में तय होता है। लेकिन कोर पॉलिटिक्स उनकी और योगी आदित्यनाथ की कोर पॉलिटिक्स में कोई भी आइडेंटिफाइबल डिफरेंस नहीं है। तो क्या आप योगी का जो इमरजेंस है एक बड़े हिंदुत्व के नेता के तौर पर, इसको भारत के लोकतंत्र के लिए आप एक अच्छी खबर मानते हैं, या भारत के लोकतंत्र के लिए बुरी खबर मानते हैं? संवैधानिक टेंशंस बहुत क्रिएट होंगे उनकी, जिस तरह से वो, अगर उन्होंने इस कैंपेन, फॉर एग्जांपल, देखिए अब क्या होगा, कौन कौन से कानून आ सकते हैं, आप सोचिए उसके बारे में। मस्जिदों से आप लाउड स्पीकर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर कुछ बात हो सकती है। फ्राइडे प्रेयर जो है मुसलमानों की, उसके लिए आप सड़क आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इस पे बात हो सकती है। हिजब पे तो होगी ही होगी, ठीक है। लव जिहाद की जो बात है उस पे तो लॉ बना ही रहे थे वो, अब बन गया है पूरी तरह की नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लॉ लव जिहाद का तो कैंपेन शुरू हुआ था कर्नाटक में, अभी और उस कोर्ट में चल रहा मामला, भी वो कोर्ट चल रहा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह के जो कानून बनेंगे या गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी जो माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन की जो बात होती है, कि जो कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट जाएंगी। तो वो लोकमत जो इस वक्त बहुमत है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुमत संवैधानिक गारंटियों के अगेंस्ट जाने लगा है। ये प्रॉब्लम फंडामेंटल जो आ रही है, इसमें योगी जी का राइज, आप ये कह नहीं सकते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र अब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए शब्द, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी खबर है नहीं है, क्योंकि इसमें संवैधानिक प्रॉब्लम, संवैधानिक समस्याएं बहुत आएंगी। आखिरी सवाल, और कोर्ट क्या करना चाहे हमको नहीं मालूम। आखिरी अल्टीमेटली बोलिए। आखिरी सवाल, आपने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जिन्ना जो डिस्कोर्स कर रहे थे, आज वो डिस्कोर्स एक तरीके से सही हुआ, यानी जिन्ना की बात सही हो गई कि हिंदू भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए। यहां ये बात कहते हुए आपने अपना आर्टिकल खत्म किया है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन इन द सेंस कि ये जो पॉलिटिक्स अभी हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, जहां माइनॉरिटी राइट सुरक्षित नहीं है, जहां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में टेंशन पैदा हो गया है, तो अब आगे का फ्यूचर क्या है? क्या ये लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा, या इस लोकतंत्र को, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? आप कैसे इसका एंड देखते हैं? देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश से तो लोकतंत्र, संविधान खत्म नहीं होगा। ये अगर अभी भी करीब 11 सरकारें बीजेपी के पास नहीं है, 11 आई थिंक 12 हो सकती हैं, 11 से 12 सरकारें बीजेपी के पास नहीं है, तो अकेले यूपी से तो नहीं खत्म होने का ये। अगर जो यूपी में हुआ है वो देश के लेवल पे हो जाए तब खतरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने ये भी कहा है जिन्ना के आर्गुमेंट के बाद कि वो
75 साल तक वो आर्गुमेंट गलत था, ये भी लिखा है मैंने। फिर ये आखिरी लाइन ये है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो फंडामेंटली ओपन एंडेड होती है। उसमें एक 10 साल का आप लॉक लगा दो, उसमें 15 साल का लॉक लगा दो, फिर उसके बाद परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब 50 साल की पॉलिटिक्स में आपने ताला लगा दिया उस वक्त, ये बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि जो ग्रुप जो हैं, जैसे नॉन जाटव एससी और नॉन यादव ओबीसी, इनको कैसे हिंदू नेशनलिस्ट अम्ब्रेला से बाहर लाया जाए, तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वीन अवे। तो उनको कैसे आप वहां से खींच के कैसे आप उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ये इस वक्त मुस्लिम पॉलिटिक्स और सेक्युलर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, मैंने ये कहा है। और मैंने ये नहीं कहा है कि ये चैलेंज ये वो सक्सेसफुली मीट नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो 10 साल के लिए बंद हो जाए और उसमें ताला लगा दें, आप 15 साल के लिए ताला लगा दें, लेकिन 50 साल के लिए नहीं लगा सकते। चेंजेस आएंगे उसमें। और जब और संवैधानिक खतरा सबसे बड़ा तभी होगा जब वो जो यूपी में हुआ है वो नेशनल लेवल पे होना शुरू हो जाएगा। अगर बीजेपी के पास नॉन बीजेपी पार्टीज के पास सिर्फ 2 सरकारें बचती हैं या 3 सरकारें बचती हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। प्रोफेसर वाश ने बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी सारगर्भित और इतनी गहन चिंतन और चिंता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।